मैं ऐसा महसूस करता हूँ हमारे देश के पास सब कुछ है, संवेदनाएं मर रही हैं, केवल संवेदनाएं मर रही हैं। मेरे व्हाट्सएप पे एक छोटी सी कहानी आई 9 सेकंड की। मैं नहीं जानता किसने भेजी, उसमें उसका नाम भी मेरे उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ने के बाद मैं रात भर नहीं सोया। कहानी केवल यह है कि एक अमीर महिला बड़ी सी कार में महंगी साड़ी पहने हुए साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। खास बात यह है कि 15 मिनट बाद एक 70 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान में आई और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। तो संवेदनाएं अमीरों की मर जाएं और केवल गरीबों में रह जाएं तो कहीं तो संघर्ष वर्ग संघर्ष जन्म लेगा। मैं श्रद्धेय हमारे बटुकदा के चरणों में रखता हूं। मैंने चंद्रशेखर आजाद पर मेरी बहुत पुरानी कविता है, आपने नहीं सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बहुत पुरानी कविता है और ये तब की कविता है जब आदरणीय मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और अपना आप नहीं बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। उन्होंने इटावा शहर में चंद्रशेखर आजाद के नाम के एक महाविद्यालय का पत्थर बदलवाया था। तो किसी पत्रकार ने उनसे कहा क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है। तो गुस्से में तमतमा के बोली कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। सरेआम एक मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लेख लिखा, पूरे पेज पर पहली बार एक एडिटोरियल आया, पूरी घटना की चर्चा की। मैं हरिद्वार में था, बारिश में भीग रहा था मैं हरिद्वार के। मैंने कोशिश की कि मैं कविता लिखूं। रात को गंगा के किनारे बैठ के मैंने एक रात में मैं सोचता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले तो बहुत ही देशभक्त लोग हैं, ये जाके धमका देंगे उसको, ये माफी मंगवाएंगे। मैंने 3-4 दिन इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उन दिनों वाजपेयी साहब के पास भी जाता था, अडवाणी जी के पास भी जाता था और मेरी सुन भी लेते थे उन दिनों वो। अब तो अडवाणी जी की कोई नहीं सुनता तो उनकी और कौन सुनेगा। दोनों ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बोले ही नहीं। जब मैं बहुत चिढ़ के वाजपेयी साहब के सामने कहने लगा साहब आपके होते हुए सब हो रहा है, तो मुझसे बोले और क्या करें, सरकार गिरा दें क्या। मैंने कहा मत गिराओ। मैंने कहा जी आप चुप रहिए, आपकी मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं बोलने जा रहा हूं। और मैं तभी मैंने एक कविता लिखी, बहुत पुरानी कविता है ये, अभी भी याद दिलाई है प्रवीण ने और श्रद्धेय भदौरिया जी ने बहुत श्रेष्ठ छंद भी पढ़े हैं चंद्रशेखर आजाद पर। तो मेरी एक कविता आप सुन लीजिए। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड घाव जिन्होंने भारत माता को। देखो प्रवीण मेरा संकट क्या है, ये अपने घर में भी होगा मैंने नहीं सोचा था। बाहर कब सम्मेलन में तो होता है, ये मेरा नंबर सबसे बाद में आता है, सबसे बाद में पढ़वाते हैं मुझे, भले मुझसे बड़े बड़े कवि बैठे हों, बड़ी उम्र के बैठे हों, सबसे बाद में मैं। तब तक खूब ताली बजा चुके होते हैं आप लोग, ताली बजा बजा के थक चुके होते हैं, अच्छी कविताएं सुन के थक चुके होते हैं। और आज तो प्रवीण और भदौरिया ने इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा कि मैं खुद घबराया कि इसके बाद मैं करूंगा क्या। आप जानते हो ऐसी हालत में जहां इतना अच्छा पढ़ने वाले हों और आप इतनी ताली बजा चुके हों, मेरी हालत क्या होती है। आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार मोड़ के डालते हैं, फिर उसे मोड़ के दोबारा डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल खुक्कस हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि अब इसमें तू रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, नींबू से काम नहीं चलता तो जमने वाले कवि को फंसा देता हूं। सुनिए मन से, घाव जिन्होंने, मैं थोड़ा सा असर कम कर रहा हूं, इतनी अच्छी कविताओं के बाद में कविता सम्मेलन होना ही नहीं चाहिए, खत्म होना चाहिए था। आप मेरा संकट नहीं समझ रहे। मैं उस दीवार पर अपना पोस्टर लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो दीवार पूजा की
तस्वीरों से ढक चुकी जा चुकी है। जिस जमीन पर शिल्प के फूलों की खेती हो चुकी, आप उस जमीन पर मुझसे रणभूमि बनवाना चाहते हैं। मेरे पास ऐसी कविताएं हैं कि मैं रणभूमि बना सकता हूं। मैं भी पढ़ दूंगा करगिल के बारे में, कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कुछ बारे में, तो ऐसा लगेगा आपको। लेकिन मैं शिल्प के फूलों की खेती की खुशबू को बिगाड़ने वाला कवि नहीं हूं, उसको और महकाने वाला कवि हूं। आप ये बात समझ लीजिए। मैं बधाई देता हूं अपने दोनों छोटे भाइयों को, प्रवीण को भी, भदौरिया जी को भी, कि उन्होंने इस उत्सव में आकर और वो श्रेष्ठ पढ़कर, जो हम सोचते थे, जो हम कल्पना करते थे, हम चाहते थे कि हमारे जी के महोत्सव में शुद्ध कविता अपने शहर की जनता को सुनवाएंगे, वो वचन हमने पूरा किया। हम उसमें सफल हुए। एक बार जोरदार तालियों से दोनों कवियों का सम्मान कीजिएगा। आप सुनने इसको मनाने में 1 हफ्ता लगा मुझे। अच्छा, इसको लोकल कवियों का डर था। डर तो अभी भी है। होने दो प्रोग्राम खत्म। अभी गुलशन जी का डंडा देखना। क्यों बुलाया था हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। इतना अच्छा सुनने के बाद हमारे वो सब, हम अब सिर्फ कविता सुनाऊंगा। थोड़ा असर कम हो गया ना इनका। प्रवीण की भीष पिता में, नोटबंदी, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम, जटायु, उन सब के बाद पढ़ना कोई, मैं ही पढ़ सकता हूं। अच्छा भी, जब आप दोनों को ये पता था कि हरिओम पंवार यहां है और वो शायद पढ़ेगा, तो फिर इतने क्यों जमे? जो काम सिर्फ मेरा है आपने क्यों किया? मुझमें तो और कुछ आता ही नहीं है। कविता इनसे आती है, कवि सम्मेलन मुझसे आता है। मैं कवि सम्मेलन हूं, कविता ये लोग। आज उन्होंने शुद्ध कविता पढ़ी। विनम्रता नहीं है, मैं तो, जाट विनम्र होते हैं क्या? वो सत्य बोलते हैं और मैं दिल से बात कह रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। घाव जिन्होंने भारत में, हुजूर वापिस आओ, हे हुजूर वापिस आओ। ये कोई संसद है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? अब मत उठना, वरना मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा। उठने की गलती मत करना। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। पूछ लेना साइकिल वालों से। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैड़ सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है। चंद्रशेखर आजाद को राजनीति आतंकवादी बताएगी और भारत माता की नारे लगाने वाले लोग चुप रहेंगे? घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, आजादी लाने वालों का जुड़ना मुझसे। मैं हंसी आपको इसलिए दिला रहा था कि आपके भीतर एक भावनात्मक अपना रिश्ता बना के आपको खुद तक ला सकूं। अब लाने की कोशिश कर रहा हूं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, जो आजादी, जो भारत की आजादी की कश्ती लाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के। मैंने बहुत दिन से पढ़ी नहीं है, प्रवीण ने याद दिला दी। फिर से कोशिश करता हूं। जो भारत माता की आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, याद आ गई। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी में उस शेखर को, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला। मन से सुनना आप तक पहुंच जाऊं तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। इससे ज्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। पत्थर पर से नाम,
पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है। ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है। राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, कोई नहीं बोला, सब चुप थे। राजनीति पूरी चुप थी। श्रद्धेय बटुक जी, आपके चरणों में पंक्तियां रखता हूं। मैंने कल्पना की है, चलो हम तो सब चुप थे, लेकिन जो हमारे शहीद हैं उनकी आत्माओं ने कहीं स्वर्ग में सुना होगा, उन तक ये बात पहुंची होगी कि आज चंद्रशेखर आजाद को एक राजनीति का बैठा आदमी आतंकवादी बता रहा है। उनके दिल पर क्या गुजरी होगी सौंदर्य बोध को मैं श्रद्धेय बटुक जी के चरणों में रखता हूं। सुनना, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी। शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़फ गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भूप पर मरने वाला टोला भी रोया होगा। भगत सिंह का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर। पंक्तियां सुनना और आशीर्वाद देना, फिर बटुक दे के चरणों में रखता हूं। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। मैं बहुत क्रोध में था साहब, बहुत क्रोध में था, बहुत गुस्से में था। अपना गुस्सा कैसे दिखाता, मैंने 4 लाइन लिखी है। अगर आपको लगे कि मैंने अपना गुस्सा दिखाने का इस्तेमाल शब्दों का ठीक किया है, तो मैं इतना प्यार चाहता हूं अपने शहर वालों से, इतना प्यार चाहता हूं कि मुझे लगे कि मुझे बहुत प्यार करता मेरा शहर। और जिसको दुनिया में अपना शहर जैसे प्यार नहीं करता, उसको दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। मेरा गुरूर, मेरा घमंड, मेरी दौलत, मेरा अहंकार, मेरा स्वाभिमान, सब कुछ मेरठ की जनता है। यहाँ के आशीष दाता है जिन्होंने बहुत आशीष दिए। सिद्ध नहीं हुआ तो चलो प्रसिद्ध हो गया, कुछ तो मिला। मेरा गुस्सा करने का तरीका आपको ठीक लगे तो आप भी उतने गुस्से में मुझे तालियों से समर्थन करना। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। पिस्तौल उठा लेने की इच्छा, फिर पिस्तौल। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदियां भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई। मैंने शेखर पर एक मिनट के लिखा है, 1 मिनट। जब मैं पढ़ रहा था शेखर की जीवनी कविता लिखने के लिए, तो मुझे एक ऐसा प्रसंग मिला, शायद आप नहीं जानते हो। शेखर इकलौते बेटे थे, कोई भाई बहन नहीं था और गरीब घर के थे। भाभरा एक जगह जहां मोदी गए अभी पिछले 9 अक्टूबर को, इस देश में किसी प्रधानमंत्री को उस गांव पहुंचने में 68 साल लगे जहां चंद्रशेखर आजाद रहते थे। तो चंद्रशेखर आजाद खजाने लूटते थे आजादी की लड़ाई के लिए। पैसा जिस संदूक में रहता था उसकी चाबी आजाद के पास रहती थी। एक बार किसी ने आकर के आजाद से कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है? उनके पास घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम्हारी संदूक में पैसा होता है, कम से कम इतना तो यार घर भेजो कि माँ बाप रोटी खा सकें। तो चंद्रशेखर आजाद 2 वाक्य बोले, एक आंख आंसू में भरकर, आंखों में पानी भरकर, और एक वाक्य आंखें लाल करके। पहला वाक्य तो यह कहा कि क्या माँ बाप सिर्फ मेरे और क्रांतिकारियों के नहीं है?
तो इस पैसे में तो एक पैसा मैं उनको दूंगा नहीं, लेकिन गांव वालों तुम मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे आके खबर करना, मैं किसी दिन गांव आऊंगा और इस पिस्तौल की 2 गोली दोनों के सीने में उतार के चला आऊंगा। उसको गाली दी चंद्रशेखर आजाद जैसे बेटे को। मैं केवल आधी मिनट बोलता हूं चंद्रशेखर आजाद के इतिहास पर, आधी मिनट। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसके कारण त्याग लौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत बढ़िया बढ़िया, अब तो नेता इस पर भी नेता उठ के आ रहा है। वाह, लेकिन ईमानदार होंगे जो इतनी हिम्मत कर रहे हैं। तो हाँ भैया सही बात है। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं। और 2 लाइन सुनना, आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। बढ़िया बढ़िया। और मैंने पहले ही बताया आपको कि उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। एक छंद उसी समय लिखा मैंने, उसके बाद अब आए। मैंने तभी कह दिया था कि गए 20 साल के लिए, तो 20 साल बाद। और क्यों गए सुनिएगा। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, मेरी ईमानदारी को समर्थन देना, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवादी की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं। 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम। बढ़िया बढ़िया। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम। और 2 पंक्तियां, ये मेरठ का बेटा ही कह सकता है कोई। मैं देखना चाहता हूं मेरी कहने की हिम्मत को आप कितनी हिम्मत से समर्थन करते हैं। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे, जीव शहीदों पर थूके, जो जीव शहीदों पर थूके वो। अंतिम छंद सुनना साहब, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम। और अगली 4 पंक्तियां अपने छोटे भाई प्रवीण को, मैं बहुत प्यार करता हूं इसको, इसकी पॉजिटिविटी को। ये हमारा ऐसा छोटी उम्र का लाडला कवि है जिसने एक ही साल में 1-1 लाख रुपए के 3 बार पुरस्कार प्राप्त किए। ये हिंदुस्तान में गौरव किसी को नहीं मिला, एक ही साल। अनगिन विदेश यात्राएं, अनगिन उसकी पुस्तकें। छोटी उम्र में जब प्रवीण मंचों पर आया था तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था, अभी कमसिन उम्र इसकी, अभी 6-7 फुट का है, हमारी उम्र में सबको कुतुब मीनार दिखेगा। और ये सच हुआ, आज वो अभी भी कुतुब मीनार देखने लगे। पंक्तियां पढ़ता हूं, प्रवीण को समर्पित करता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं, सुनना। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे,
पूछते हैं कहाँ हैं वो लोग, मैं उनकी जगह बता रहा हूं, और तुम्हारी जगह तो बासी अखबारों के सिवा कोई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की ना, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं गा सकता हूँ। देखिए आपकी इच्छा पूरी हो गई, कोई उठेगा नहीं हमारे सर